सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाइशायस माई सेल्फ मिलसी। और इस वाले वीडियो में हम एक और नया पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। आई गेस ये पार्ट नंबर 7 होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे इस चैप्टर का हम द एंड कर देंगे। ठीक है, तो हमने आपको बताने की कोशिश करी थी कि ये ओपियम कहाँ से आ रहा है, सारा सब कुछ हमने आपको बता दिया था। और मतलब कहानी बताई थी मैंने, चाइना और ब्रिटेन में क्या कनेक्शन था ट्रेड वगैरह को लेकर के, ये हमने बताया था। और हमें ये जानना था कि जो ओपियम है वो कहाँ से आ रहा है। तो जब हमने आपको बताया था कि जैसे ही ब्रिटिशर्स ने बंगाल को कॉन्कर करा, तो इन्होंने अपने सारे एफर्ट्स लगा दिए जितने भी वहाँ के लैंड थे अपने अंडर कंट्रोल लाने के लिए। और वहाँ के पीजेंट्स जो थे उनको इन्होंने फोर्स करा कि आपको जो क्रॉप हम बोलेंगे, जो कमर्शियल क्रॉप हम बोलेंगे, चाहे वो ओपियम हो या फिर कोई भी अदर क्रॉप्स भी हो, आप उनको ही उगाओगे। ठीक है, और बिफोर 1767 आप देखोगे, दिस इज़ नॉट टेस्ट, दिस इज़ चेस्ट। ठीक है, एक सेकेंड, ये टेस्ट नहीं गाइस, ये चेस्ट है, 500 चेस्ट। ठीक है, बस इतने ज़्यादा, बस आप समझ लो ना, इतने ही क्वांटिटी में उस टाइम पे एक्सपोर्ट होता था इंडिया से ओपियम का। 4 साल बाद आप देखोगे ये जो था ना, ये क्वांटिटी जो थी वो डबल ट्रिपल होने लगी। 100 साल बाद आप देखोगे 1870 वाले टाइम पीरियड में ये जो क्वांटिटी थी वो लगभग 50,000 चेस्ट हो गई एनुअली। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था। अभी हम यहाँ से जानेंगे, जस्ट अ मिनट, एक बार और इसको हम आगे थोड़ा सा दे रखा है, हम इसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, रिवाइज़ नहीं, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। जो सप्लाईज था, ठीक है, उसको बढ़ाना था जस्ट बिकॉज उनको अपना प्रॉफिट कमाना था। लेकिन ये ईजी नहीं था। कैसे वो कल्टिवेटर्स को कैसे वो फोर्स करते ओपियम को ग्रो करने के लिए, इसके लिए वैरायटी ऑफ रीजंस दे रखे हैं। क्योंकि वो लोग इतनी आसानी से अपने फील्ड को, अपने जो नॉर्मल जो फील्ड हुआ करते थे जिसमें वो लोग गेहूँ धान उगा रहे हैं, वो उसको इतनी आसानी से ये लोग जाने नहीं देंगे। ठीक है, पहला ये है कि जो क्रॉप हुआ करता था उसको बेस्टेस्ट लैंड पे उगाने की ज़रूरत थी। ठीक है, जो जहाँ पे उसमें फर्टाइल सॉइल बहुत ज़्यादा होना चाहिए और वेल मैन्योर्ड होना चाहिए। विलेजेस के आसपास ऐसे कुछ जगह थे जहाँ पे इन लोगों ने कल्टीवेशन चालू करा। तो ऐसे जगह पर इन लोगों को ओपियम उगाने की ज़रूरत थी। इस वजह से तो ये लोग बिल्कुल नहीं देते कि हाँ, यहाँ पे हम यहाँ पे ओपियम को उगा लेंगे तो हमारा जो जो डेली लाइफ में जो नीड होती है गेहूँ चावल गेहूँ धान की, हम वो कहाँ से उगाएंगे, राइट। ये वाली प्रॉब्लम थी उनके साथ। अगेन अगर उनको ओपियम को प्लांट करना है, ठीक है, और पहले क्या था ना, जो कि वेल मैन्योर्ड जो लैंड हुआ करते थे, यहाँ पे जो पीजेंट्स क्या करते थे, अपने यूजुअली ये लोग पल्सेस, जो दाल होते हैं ना, उसकी यहाँ पे खेती करा करते थे, उसको उगाते थे यहाँ पे। अगर उनको ओपियम को प्लांट करना है इस वाले लैंड पे, जो जो पल्सेस हुआ करते थे, उनको फिर ग्रो करना बंद करना पड़ता। ठीक है, और अगर वो लोग ग्रो नहीं करते तो वो लोग खाते क्या। ठीक है, और उनके पास इन्फीरियर जो लैंड हुआ करती थी जहाँ पे हार्वेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ करता था, अनसर्टेन हुआ करता था, इन्होंने बोला कि जो ये हार्वेस्ट जो बचा हुआ है, यहाँ पे जो लैंड बचा हुआ है, जो कि इन्फीरियर लैंड जिसको कहा जाता है, जो उतना अच्छा खासा नहीं होता, उतनी जो जिसकी जो सॉइल होती है ना, वो उतना फर्टाइल नहीं होता। उन्होंने बोला कि तुम यहाँ पे अपनी दाल वाल उगा लो, तुमको जो भी उगाना है, तुम हमको ओपियम दो। सेकेंड जो था ना, कल्टीवेटर्स थे, उनके पास कोई भी लैंड नहीं था, तो कल्टीवेट करने के लिए उनको पहले तो लैंड लो, फिर अपने पैसे से उसका रेंट दो। ठीक है, लैंडलॉर्ड्स को। ठीक है, मतलब लैंडलॉर्ड से ही लैंड लो, अपने पैसे से उनको रेंट वगैरह दो। और अगेन जो रेंट के जो चार्जेस हुआ करते थे ना, वो बहुत ज़्यादा हाई हुआ करते थे। वो इतना हाई हुआ करते थे कि जो विलेजर्स थे वो उतना अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे, उतना हाई हुआ करता था। तीसरा ये जो था ना, कल्टिवेशन जो ओपियम का था ना, इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस आई कैन से। जो प्लांट्स हुआ करते थे बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट हुआ करते थे, और जो कल्टीवेटर्स हुआ करते थे वो बहुत, मतलब लॉन्ग आवर्स को वहाँ पे अपना स्पेंड करके उसको नरिश कर रहे हैं, उसको उसको बेटर क्वालिटी उसकी प्रोड्यूस हो, वो वहाँ पे उसकी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी नहीं होता था जस्ट बिकॉज अलग अलग लैंड की वैराइटीज़ पे भी तो डिपेंड करता है ना, राइट। तो जो इसका मतलब ये था कि उनके पास इनफ टाइम नहीं होता था अपने दूसरे क्रॉप के लिए। अगर तुम ओपियम उगा रहे हो, तुम ओपियम को ब्रिटिशर्स को दे दोगे, तुम क्या खाओगे, तुम्हारे पास खुद तो खाने के लिए बचेगा नहीं, राइट। तो जो ये फाइनली ये जो प्राइस थी ना गवर्नमेंट की, जो कल्टीवेटर्स को पे करी जाती थी ओपियम के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा ये लोग कम पे करते थे, जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे, जो ये ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, उसके बाद में ये जो प्राइसेस थे ना, वो बहुत कम पे करा करते थे, इतने में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये अनप्रॉफिटेबल होता था कल्टीवेटर्स के लिए कि ये अपना ओपियम को उगाएं अपने अपने खेतों में। अभी हम यहाँ से नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ेंगे, हाउएवर अनविलिंग कल्टीवेटर्स मेड टू प्रोड्यूस ओपियम। जब इतनी सारी हमने प्रॉब्लम देखी तो इन लोगों ने ओपियम को कल्टीवेट करा, तो कैसे करा। ठीक है, क्या ऐसा ब्रिटिशर्स ने करा जिसकी वजह से इन्होंने मतलब फोर्स करा कि हाँ चलो आपको करना पड़ेगा, और ये लोग भी ठीक है चलो हम करेंगे, मान गए। इसका ये था थ्रू अ सिस्टम ऑफ एडवांसेस। ठीक है, ये वेट अ मिनट,
थ्रू अ सिस्टम ऑफ एडवांस। ये लोग इन लोग को एडवांस दे दिया करते थे। गांव वाले एरिया में क्या होता था, बंगाल और बिहार के पुअर फार्मर्स, वहाँ पे पुअर जो पीजेंट्स थे वो बहुत थे, उनके पास इतना भी नहीं था कि वो सर्वाइव अपना कर पाए। तो उनके लिए ये डिफ़िकल्ट होता था रेंट लैंडलॉर्ड को पे करना, या फिर खाना खरीद के खाना, या फिर कपड़े खरीद के पहनना। आप देखोगे फ्रॉम 1780s ऐसे पीजेंट्स बहुत सारे ऐसे विलेज में पाए गए थे, ठीक है, जिनके जो विलेज हेडमैन हुआ करते थे वो उनको एडवांस में दे दिया करते थे कि हाँ ये पकड़ो तुम इतना एडवांस, इसमें नहीं देखना अभी, ठीक है, ये इतना अभी इसको छोड़ो, बस कहानी की तरह सुनते जाओ, इतना कुछ उसमें कुछ लिखा है भी नहीं, फ़ायदा नहीं हो, मैं बस इसी को कहानी के फॉर्मेट पे सुना रही हूँ, सुनते जाओ। तो 1780 से आप देखोगे ना, कुछ ऐसे पीजेंट्स थे अपने विलेज, इन लोग के विलेज में, जो इनको कहा करते थे कि आप हमें, मतलब इनको ये लोग एडवांस दे दिया करते थे कि आप हमें ओपियम इसके बदले में दोगे। जब ये लोग लोन ऑफर करते थे कल्टीवेटर्स को, तो जो कल्टीवेटर्स होते थे वो इस होप में एक्सेप्ट कर लेते थे कि चलो अब जा कर के हमारी जो नीड है वो पूरी हो जाएगी और हम इनको बाद में लोन दे देंगे, ठीक है, एट अ लेटर स्टेज। लेकिन लोन जो था वो पीजेंट्स को कर्ज में बांध दिया करता था हेडमैन के और उसके थ्रू गवर्नमेंट के। और ये गवर्नमेंट के जो ओपियम एजेंट्स वगैरह हुआ करते थे ना, जो मनी एडवांस में देते थे हेडमैन को, ठीक है, वो क्या करता था, वो ये लोग, क्योंकि इन लोग को रेंट वगैरह पे करने में डिफ़िकल्टी हुआ करती थी, तो जो ओपियम एजेंट्स हुआ करते थे, मतलब बिचौलिया, बीच के आदमी, वो पैसे हेडमैन को दे देते थे कि चलो ठीक है, मैंने आपको इतना पैसा दिया, आप इनको लैंड अपना दे दो, यहाँ पे ओपियम की खेती करेंगे। तो वो इन टर्न क्या करते थे, अपने कल्टीवेटर्स को लैंड वगैरह दे दिया करते थे। लोन लेकर के जो कल्टीवेटर हुआ करता था वो, अब वो बन जाता था लाइक, ठीक है, अब हमको ओपियम को कैसे भी अपने इस स्पेसिफाइड एरिया में कल्टीवेट करना ही है। शुरुआत में इन लोगों को बहुत अच्छा लगा कि चलो ठीक है, ओपियम का यहाँ पे कल्टीवेशन करेंगे, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा, प्रॉफिट हमें भी होगा, सब बेटर हो जाएगा, हमारे जो सर्वाइवल है वो बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। आप देखोगे कुछ टाइम के बाद में इन लोगों को ये समझ में आएगा कि ये लोग कर्ज में डूबते जा रहे हैं। तो इसके वजह से ये लोग जब जो ये अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं ओपियम वगैरह, उसको छोड़ना भी चाहेंगे ना, तो भी इनको ये लोग छोड़ने नहीं दिया करेंगे। अगर आपने एक बार लोन लिया है, आपको दोबारा से वही साइकिल चलती जाएगी, लोन लो, ओपियम को उगाओ, ओपियम को हार्वेस्ट करके उनको दो, उसके बाद में दोबारा से लोन लो और फिर तुम अपने खेतों में यही काम करते जाओ। इससे बहुत सारी से लॉस हुआ करते थे। जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी ख़त्म हो जाया करती थी, क्योंकि ओपियम में मैंने कहा ना, वेल मैन्योर्ड, बहुत ही ज़्यादा मैन्योर वाली सॉइल चाहिए, मतलब वहाँ पे मैन्योर बहुत ज़्यादा लगता था, एंड जो सॉइल चाहिए होता था बहुत ज़्यादा फर्टाइल होना चाहिए था, जो लैंड था, ठीक है, वहाँ पे ओपियम को प्रोड्यूस करने के लिए उनके एजेंट्स उनकी जो देखभाल करते थे, ठीक है, एक जब तक क्रॉप हार्वेस्ट नहीं हो जाता था तब तक कोई भी ऑप्शन नहीं था प्लांटिंग द फील्ड के सिवाय, उनके पास कोई चॉइस भी नहीं थी। और ये ओपियम वो किसी और को जाके बेच भी नहीं सकते थे। पहली बात तो ये कि कोई जल्दी खरीदता नहीं था, खरीद भी लिया तो आप बेचने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और आपको परमिशन है नहीं, आप किसी को सेल नहीं कर सकते हो, आप बस गवर्नमेंट एजेंट्स को सेल कर सकते हो, और उनको एक्सेप्ट, आपको वो जितना भी प्राइस देंगे आपको ओपियम का, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, उसी वाले प्राइस में आपको उनका जो ओपियम है ना आपको देना पड़ेगा, चाहे वो आपको उसका 1 रुपये दे, 2 रुपये दे, या फिर कुछ भी रुपये दे, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी हो गया एक बारी ब्रिटिश गवर्नमेंट और लोकल वहाँ के ट्रेडर्स में। अब ये लोग क्या करते थे गाइस, ये लोग क्या करते थे, एकदम चीप रेट पे ओपियम को लेते थे, उसको हाई प्राइस पे सेल करते थे कैलकाटा के एजेंट्स को, जो कि चाइना में जा कर के ये लोग शिपिंग करा करते थे। ये जो कैलकाटा के एजेंट्स हुआ करते थे ना, वही। इसके वजह से जो बाइंग और सेलिंग प्राइस था उसमें डिफरेंसेस आया गवर्नमेंट्स के ओपियम रेवेन्यू में। जो प्राइसेस थे जो ये लोग पीजेंट्स को दिया करते थे बहुत ज़्यादा लो हुआ करते थे, उनके उतना गुजारा पानी भी नहीं होता था। और ये अर्ली 18th सेंचुरी की बात कर रही हूँ गाइस, जो बहुत ज़्यादा पीजेंट्स जो थे ना वो नाराज़ हो गए थे और रिवॉल्ट करने लगे थे अगेंस्ट, नहीं मतलब अगेंस्ट जो ये लो प्राइसेस चल रहे हैं ना, लो वेजेस चल रहे हैं ना, कि आप हमको इतना सारा काम करवा रहे हो, हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं बच रहा है, हम आपके लिए इतना सारा सब कुछ काम कर रहे हैं और आप हमको कुछ भी दे नहीं रहे हो उसके बदले में, बहुत ही ज़्यादा लो प्राइस है, तो हमें चाहिए हायर प्राइसेस। और उन्होंने एडवांस लेने से मना कर दिया। कुछ रीजन जैसे कि बनारस हो गया, कल्टीवेटर्स ने वहाँ के क्या करा, अपना ओपियम का जो कल्टीवेशन था उसको छोड़ दिया रिवॉल्ट के लिए, मतलब ऑन द नेम ऑफ रिवॉल्ट, कि अब हम इसको रिवॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे, हम रिवॉल्ट करेंगे, हमें चाहिए हायर प्राइसेस में, हमें चाहिए हायर प्राइसेस, तभी आप जाकर के हमसे ओपियम जो है वो कल्टीवेट करवा सकते हो, ठीक है। उन्होंने शुगर केन और पोटैटोज़ ग्रो करना चालू करा ओपियम की जगह पर। जो बनारस के कल्टीवेटर्स थे वो, बहुत सारे से कल्टीवेटर्स ऐसे भी थे जिन्होंने अपने क्रॉप्स को बेच दिया किसी अलग, जो ये ट्रेवलिंग ट्रेडर्स आ रहे थे, ठीक है, उनको बेच दिया बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस में, तो उनको बेनिफिट हुआ। किसको? ये जो नॉर्मल जो पीजेंट्स हुआ करते थे उनको। 1773 में आप देखोगे जो गवर्नमेंट ने, जस्ट अ मिनट,
जो 1773 में आप देखोगे जो गवर्नमेंट ने अपना बंगाल में मोनोपोली इस्टेब्लिश कर ली ट्रेड की ओपियम को लेकर के, कि अब हमारे अलावा कोई भी ओपियम ना सेल करेगा ना खरीदेगा, ठीक है। किसी को भी लीगली अलाउड नहीं था कि वो जो प्रोडक्ट हैं जो भी ट्रेड में हो रहा है इन्वॉल्व, जितने भी जो प्रोडक्ट्स हैं कोई भी खरीद नहीं सकता था। बाय 1820 आप देखोगे जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अपने ओपियम प्रोडक्शन में मतलब अपना टेरिटरी उन्होंने डिफाइन कर दिया था कि हाँ चलो ठीक है, इतने एरिया में हम सेल करेंगे, हम ही खरीदेंगे, जो कुछ भी होगा सब हम ही करेंगे। लेकिन जो उसका प्रोडक्शन था ना आउटसाइड जो ब्रिटिश जो टेरिटरी थी वो बढ़ रही थी, और जिन्होंने जितना अपना इन्होंने एरिया डिफाइन करा था कि हाँ इतने में हम खरीदेंगे सेल करेंगे, वहाँ पे ये जो प्रोडक्शन था जो ये इनका प्रॉफिट था वो कम हो रहा था। अब मैंने अभी रीज़न बता दिया क्यों, क्योंकि इनके प्राइजेस को लेकर के इन्होंने अपने प्राइस को बढ़ाया नहीं जस्ट बिकॉज क्योंकि इनका लॉस हो जाता। इन्होंने इन लोग के फ़ायदे को नहीं देखा, बस अपने फ़ायदे को देखा। तो बहुत सारे से जितने भी इन लोगों ने टेरिटोरियल यहाँ पे डेफिनेशन निकाली थी कि इस टेरिटरी में हम ही कर सकते हैं, तो यहाँ पे उनका जो ये प्रोडक्शन था ओपियम का वो डिक्लाइन में चला गया, और जो इनका जो टेरिटरी नहीं था वहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा था जस्ट बिकॉज वहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थी, और ये लोग अपने मन चाहे दाम पे वहाँ पे सेल वगैरह कर सकते थे, ठीक है। सो वेवर वी इनफैक्ट आप देखोगे जस्ट अ मिनट, हाँ ठीक है, सेंट्रल इंडिया और जो राजस्थान वाला जो एरिया था विद इन द प्रिंसली स्टेट्स जो कि ब्रिटिश अंडर कंट्रोल में नहीं था, ऐसे वाले रीजन्स पे जो लोकल ट्रेडर्स थे वो बहुत ही हाई प्राइस पे करते थे पीजेंट्स को, और फिर वहाँ से ओपियम वगैरह एक्सपोर्ट करते थे चाइना में। जो पीजेंट्स थे जो ब्रिटिशर्स थे वो भी इन्वॉल्व थे इलीगल ट्रेड में, जो हमारे पीजेंट्स थे इंडियन वो भी इन्वॉल्व थे इलीगल ट्रेड में। डिफरेंस बस इतना था, जहाँ पे ब्रिटिशर्स कल्टीवेशन करवाते थे वो बहुत कम दाम में करवाते थे, जिसकी वजह से रिवॉल्ट वगैरह हुए, और जो पीजेंट्स थे उन्होंने मना बोल दिया कि अब हम नहीं करेंगे कुछ भी, और उसके जगह पे उन लोगों ने पोटैटोज और शुगर केन को उगाया। जहाँ पे हमारे जो लोकल ट्रेडर्स हुआ करते थे इंडियंस, उन्होंने हायर प्राइस दिया अच्छे खासे, जहाँ पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल नहीं था उस टाइम पे, वो प्रोविंशियल जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहाँ पे जो लोकल ट्रेडर्स थे उन्होंने ऑफर करा हाई प्राइस पीजेंट्स को। उन्होंने वहाँ से फिर मान गए चलो ठीक है कि हमें अच्छे खासे दाम मिल रहे हैं, हम ओपियम को कल्टीवेट करेंगे, सारा सब कुछ सही हो जाएगा। और फिर वो लोग बाद में उनको एक्सपोर्ट करते थे चाइना में, जो ये बड़े बड़े फार्मर्स हुआ करते थे, ट्रेडर्स हुआ करते थे वो। इनफैक्ट आप देखोगे बैंड ऑफ ट्रेडर्स जो हुआ करते थे ना वो ट्रेड में इंगेज हुए 1820 में। जो ब्रिटिश का जो ट्रेड है उसको इलीगल पाया गया, इलीगल तो ये लोग भी थे बट हाँ फिर भी क्योंकि ब्रिटिशर्स ने एक लिमिट से ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रखा था, दैट इज़ वाई ब्रिटिश के लिए ना सबका ट्रेड इलीगल था, और सबके लिए जो ब्रिटिशर्स का ट्रेड था ना वो इलीगल था। वो स्मगलिंग कर रहे थे और उसको स्टॉप किया जाना चाहिए था, राइट। जो गवर्नमेंट की मोनोपोली है वो वापस से रिटेन करी जानी चाहिए थी। तो इस वजह से इन्होंने अपने एजेंट्स को इंस्ट्रक्ट करा प्रिंसली स्टेट्स में कि लाइक अपना आप सारा ओपियम वगैरह है ना सब बंद कर दो, और इन्होंने क्या करा सारे क्रॉप्स वगैरह को डिस्ट्रॉय कर दिया। जितना भी ओपियम वाला जो लैंड था जहाँ पे ओपियम कल्टीवेट हुआ करता था उस सारे लैंड को कॉन्फिस्केट कर लिया, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट में, पीजेंट्स में, लोकल ट्रेडर्स में, एज लॉन्ग एज ओपियम प्रोडक्शन लास्टेड, ठीक है। इतना सब कुछ हुआ। सो हमें क्या है ना पीजेंट्स जितने भी थे कॉलोनियल इंडिया में उनके एक्सपीरियंसेस से पता लग रहा है कि इन्होंने कितना ज़्यादा ओपियम कल्टीवेटर्स को परेशान कर रखा था। और ये जो पीजेंट्स और जो ये कॉलोनियल इंडिया है, हम इस वाले बारे में एक तो हमने पढ़ रखा है इस बारे में डिटेल में, बट आप हायर क्लास में जाओगे 12th में तो आप एक लिमिट से ज़्यादा बढ़िया से डिटेल में पढ़ोगे। अगर हम इस चैप्टर को कंक्लूड करें तो हमने देखा कि कैसे डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो मॉडर्न पीरियड में चेंज हो रहा था, मॉडर्न वर्ल्ड में कन्वर्ट हो रहा था। अगर हम उन चेंजेस को देखें तो हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि सेम चेंजेस हर जगह नहीं हुए हैं। कहीं पे गांव के लोग ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं इन द सेम वे जहाँ जितने शहर के लोग अफेक्ट हुए हैं। कहीं पे बहुत सारे लोगों का लॉस भी हुआ है, कहीं पे कुछ हुआ है, कहीं पे कुछ हुआ है। और जो हिस्ट्री है मॉडर्नाइजेशन की सिंपल नहीं रही है, ग्लोरियस स्टोरी नहीं रही है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा इन लोगों को, बहुत सारी चीज़ें उन लोगों की उनसे छीनी भी गई हैं एंड ऑल, बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी हैं। और लोगों को एक्सप्लॉइट भी होना पड़ा है। इंडिया का ही केस देख लो आप। और इकोलॉजिकल क्राइसिस भी आए हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी हुए हैं, जो इम्प्रूवमेंट तो ये लोग करने का नाम नहीं ले रहे थे, नहीं ले रहे थे ये लोग, ठीक है। एंड देन जो इम्पोरिश हुए हैं जितने भी लैंड थे उसकी भी मैंने यहाँ पे बातें करी। जो सोशल रिबेलियन, जो कॉलोनाइजेशन, जो रिप्रेशन जो हुआ है, वो सारी सब चीज़ें भी मैंने आपको बता दी। और हमें इन सारे सब चीज़ों को देखने के बाद में यही पता चलता है कि हमें नेचर के साथ जो है ना कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हेंस यहाँ पे 3 कंट्रीज़ के बारे में हमने पढ़ा। कुछ भी अगर समझ में नहीं आएगा तो आप हमसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है।
और यहाँ पे ये वाला चैप्टर जो है ना ख़त्म होता है, और डोंट वरी अबाउट दैट, आगे बहुत जल्दी ये बुक भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, विद इन अ मंथ। एंड इस वीडियो को एंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एज यूजुअल कि जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। सी नो मैटर व्हाट, आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो कब से नहीं, आप एक बार सर को कांटेक्ट कर लो, बेनिफिट आपका ही होगा। ट्रस्ट में गाइस, यहाँ पे कोई भी ग्रुप्स वगैरह नहीं बने हुए हैं, सर की यहाँ पे पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड होती है। यहाँ पे सर का इंस्टाग्राम भी दे रखा है, इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे मेंशन कर रखी है, आप वहाँ पे सर को डीएम भी कर सकते हो, सर को आप मेल भी कर सकते हो vaishupsc@gmail.com पे, आपको रिप्लाईज मिल जाएगा गाइस। तो बेटर है कि आप सर को व्हाट्सअप कर लो, लेट हो सकता है 24 और 48 आवर्स, बट स्टिल ओके, सर का आपको रिप्लाई मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस।